तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कंस्क्वेंट क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा जो क्लास 10th है उसका आपका पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्याएं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। इस चैप्टर की आपकी पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली को एकदम बेसिक तरीके से और केवल वन शॉट में यानी इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में ये पूरी प्रश्नावली समाप्त होने वाली है। और आज का ये टॉपिक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यानी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। इसमें कुछ बेसिक सिखा देते हैं आपको। सबसे पहले जान लीजिए कि आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी जो रियल नंबर हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं भी दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं। दो संख्याएं वो होती हैं आपकी, एक संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या। एक संख्या क्या होती है आपकी, एक संख्या होती है आपकी परिमेय और एक संख्या होती है आपकी अपरिमेय। इन दो संख्याओं से मिलकर ये बनती हैं। ये संख्या होती है आपकी कौन सी, अपरिमेय। ये दो संख्याएं होती हैं, एक होती है आपकी परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। एक संख्या थी आपकी परिमेय संख्या और दूसरी थी अपरिमेय संख्या। इन दो संख्याओं ये दो संख्याएं होती हैं, इन दो संख्याओं से ही मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। और आपकी परिमेय संख्या क्या होती है, ये क्या होती है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपकी होती है, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर, जो संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं और जो भिन्न संख्याएं होती हैं उन्हीं से मिलकर बनती है हमारी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, वो होती है आपका P/Q के रूप में लिखी जा सके। जो संख्याएं P/Q यानी भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपका ये P/Q का रूप हो गया, तो ये कैसी हो गई, परिमेय संख्या। और यहाँ पर हम लिखते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर क्या है, 0 नहीं होता है। यहाँ पर Q के बराबर क्या नहीं होगा, Q के बराबर 0 नहीं होगा, तो इसका P/Q का रूप नहीं रहेगा। और Q के बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर P/Q का रूप नहीं रहेगा। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं तो आपकी हो गई। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपकी P/Q के रूप में जैसे भिन्न संख्या हो गई कोई, या फिर 3/5, ये कैसी है आपकी, ये परिमेय संख्या है। जैसे हम कह दें यहाँ पर 0 कैसी है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 होता है जो हमारा पूर्णांक संख्याओं में आता है। और पूर्णांक संख्याओं में 0 होता है क्योंकि मध्यमन के 0 होता है। और हम कह सकते हैं जैसे 3 कह सकते हैं, 3 भी हमारी परिमेय संख्या क्यों है कि इसके बटे में भी हम 1 कर सकते हैं। तो ये P/Q का रूप हो गया, यानी जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया -4 हो गया, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, ये -4 आपकी पूर्णांक संख्याओं में आता है। तो ये हो गई आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे हम कहते हैं √3 हो गया आपका, ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंडर यानी वर्गमूल का जो चिन्ह है यहाँ पर उसके साइन से ये बाहर नहीं निकल सकती है। इसे हम P/Q का रूप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये संख्या है ये अंडर के अंदर है, यानी ये वर्गमूल के साइन के अंदर है। जब ये बाहर निकल आती है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर √4, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर अंडर के अंदर 4, तो ये आपका 4 है, ये अंडर के साइन से बाहर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 × 2 हो जाएंगे। तो 2 × 2 ये एक पेयर बन गया है यहाँ पर, तो ये आपके 2 से बाहर निकलेंगे, तो इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया P/Q का रूप। किसका रूप हो गया, P/Q का रूप। तो ये आपकी कैसी संख्या है, ये है आपकी परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है आपकी, ये √4 आपकी कैसी है, परिमेय संख्या। और √3 अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इस 3 के गुणनखंड नहीं होंगे और गुणनखंड होंगे नहीं, और गुणनखंड किसी भी संख्या के हो भी गए और संख्या जब पूर्ण बाहर नहीं निकली, जैसे हमने यहाँ पर लिखे √6, तो ये भी आपकी कैसी संख्या है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √6 तो हम लिख सकते हैं जब इसके फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3। तो ये 2 × 3 एक सेम पेयर नहीं बना, मतलब सेम पेयर बनना चाहिए। यहाँ पर 3 × 3 होना चाहिए, 2 × 2। तो यहाँ पर सेम पेयर बनेगा तभी ये पेयर बाहर निकल सकता है, अन्यथा नहीं। तो √6 भी आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 कह सकते हैं, ये भी आपकी कैसी संख्या हो गई, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। ये परिमेय संख्या हैं और ये आपकी अपरिमेय संख्या हैं। और जो √4 थी ये आपकी परिमेय संख्या थी, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या और ये हो गई परिमेय संख्या। तो इन दोनों संख्याओं का
जो इन दो संख्याओं से ही मिलकर कैसी संख्या बनती हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याएं होती हैं और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, दोनों ही प्रकार की संख्याएं, यानी ये संख्याएं और ये वाली संख्याएं हमारी ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो दोनों ही प्रकार की संख्याएं हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। यानी ये वाली संख्या ये हमारी कैसी होगी, परिमेय, और ये वाली भी संख्या तो ये हमारी कैसी हो गई, अपरिमेय। तो दोनों ही संख्याएं हमारी कैसी कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो दोनों ही संख्याएं जब होती हैं तो दोनों में से कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 3/5 ले लिया हमने, 0 ले लिया और -4 ले लिया, इसमें से 3 ले ली, इसमें से भी ले सकते हैं। जैसे √3 ले लिया, √5 ले लिया, यानी दोनों ही प्रकार की संख्या है, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। ये भी हमारी वास्तविक संख्या है और ये भी वास्तविक संख्या है, यानी दोनों ही प्रकार की संख्या कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया हमारी वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की। अब जो हमारी परिमेय थी ये भी 2 प्रकार की होती है। ये भी हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो जो पहला प्रकार होता है वो होता है आपका पूर्णांक संख्याएं। पहला क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं। पहला क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं। और दूसरी होती है हमारी, वो होती है भिन्न संख्याएं। दूसरी क्या होती है, भिन्न संख्याएं। ये क्या है, हमारी भिन्न संख्याएं, और ये है हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं बच्चों क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं बच्चों होता है, जैसे हम कह दें यहाँ पर एक हमने ये बना ली एक संख्या रेखा। जब ये मैंने संख्या रेखा बनाई है तो इसके मध्य में हमें यहाँ पर अगर 0 कर दें यानी 0 कर दें, तो जब 0 के इधर चलेंगे यानी राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे 0 के, जैसे 1 2 3, तो ये सारी की सारी संख्याएं हमारी प्लस की होंगी, यानी धनात्मक होंगी, यानी पॉजिटिव होंगी। तो इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, और इधर चलेंगे यानी 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर -1 -2 यानी ऋण की संख्या है, -3 -4 और -5। इधर चलेंगे तो नेगेटिव संख्या यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव की संख्या मिलेगी, और राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे 0 से अगर राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो सारी की सारी संख्या कैसी होंगी, प्लस की होंगी। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे इधर तो सारी की सारी ऋण की होंगी, संख्याएं किसकी होंगी, ऋण की होंगी। और इधर किसकी होंगी, धन की, यानी प्लस की होंगी, प्लस की। तो ये संख्याएं माइनस की और प्लस की और शून्य भी उसमें शामिल हो तो वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, वो संख्याएं होती हैं हमारी पूर्णांक संख्या। जैसे 1 2 3 -3 -4 -5 0, तो ये सारी की सारी संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं हुई। अब हम देख लें यहाँ पर कि भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। ये हमारी भिन्न संख्याएं। तो भिन्न संख्याएं बच्चों होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकें। जैसे हम लिखें P/Q, तो ये भी तो बटे के रूप है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जो बटा होता है जिनका, ये बटा बोला जाता है, जो जिनका बटा होता है वो हमारी संख्या क्या होती हैं, भिन्न संख्या होती हैं। जैसे 2/3, जैसे 3/4, 7/2, तो ये सारी की सारी संख्याएं जो हमारी हैं ये हमारी भिन्न संख्याएं कहलाएंगी। और जो माइनस और प्लस और जिसमें शून्य भी शामिल होता है वो हमारी कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं दोनों ही प्रकार की संख्याएं हमारी क्या होगी, प्रकार की संख्याएं हमारी हो गई परिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनी थी। जो परिमेय संख्याएं थी उनमें आप देख सकते हो -4 है, तो -4 हमारा कहाँ है, -4 हमारा ये रहा, तो ये किस में आ गया, ये एक आ गया हमारा पूर्णांक संख्याओं में। अब 3/5 है तो 3/5 हमारी P/Q का रूप हो गया, तो ये आ गया हमारी भिन्न संख्याओं में। और शून्य है ये हमारा पूर्णांक संख्याओं में, यानी दोनों ही प्रकार की संख्या हमारी परिमेय कहलाती हैं। और परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं, दोनों ही प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये थी हमारी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होता है। अब देख लेते हैं हम कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। संख्याएं बच्चों आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब देख लेते हैं इसमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होती है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती है आपकी बच्चों, किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम मान लें, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर है भाज्य संख्या। आपको बता दें कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकें, वो हमारी होती है भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर लिख दें हम 4 है, तो 4 के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। एक तो आपका होगा 2 × 2,
2 × 2 हो गया, और एक हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 × 2 × 1, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो ये आपकी कैसी संख्या है, ये संख्या आपकी कहलाएगी भाज्य। जैसे हम यहाँ पर ले लें, यहाँ पर मैंने 6 ले लिए, तो इसके 2 × 3 × 1 कह सकते हैं इसे। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये संख्या हमारी 6 क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त की जा सकें तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। और मेरी जो प्रमेय है वो क्या कह रही है, किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडित किया जा सकता है, यानी कोई भी भाज्य संख्या होती है उसे अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और तो अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है बच्चों, हमारी संख्या बता दिया बच्चों की भाज्य संख्या हमारी क्या होती है। अब देख लें कि अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। तो अभाज्य संख्या बच्चों होती है जिनमें स्वयं से भाग चला जाए, यानी ये संख्या जैसे हम यहाँ पर ले लें 3, तो 3 में स्वयं से भी भाग चला जाएगा, यानी 3 से ही, 3 से काटेंगे तो ये भाग चला गया, तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा 1 आ गया, यानी स्वयं से भाग चला जाए और 1 से भाग चला जाए, जैसे 3/1, तो इसका भी आंसर 3 होगा। तो ये 3 संख्या है हमारी, इसमें स्वयं से भाग जा रहा है और 1 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या हमारी कैसी कहलाएगी, ये संख्या हमारी अभाज्य कहलाएगी। ऐसी संख्या, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनमें केवल स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाए, यानी इसमें स्वयं से भाग जाए, जैसे 7 ले लिया हमने, तो 7 में किसी का भाग नहीं जाएगा, एक तो 7 में 7 का जाएगा और 7 में किसका, 1 का भाग जाएगा। तो ये संख्याएं हैं हमारी, ये संख्याएं कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 11 ले लिया, तो 11 में भाग 11 का जाएगा, यानी स्वयं का जाएगा, जो संख्या है वो 11 ही है, तो 11 का ही भाग जाएगा, और 1 का जाएगा, यहाँ पर 1 का भाग जाएगा, तो 11 हो जाएंगे। तो ये संख्याएं होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं, जिनमें स्वयं का भाग चला जाए और 1 का भाग चला जाए, वो संख्याएं होती हैं हमारी अभाज्य। तो इसमें क्या कहा गया था, किसी भी भाज्य संख्या को, मान लें कोई भाज्य संख्या है हमारी, जैसे 18 है। अब 18 भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड इसके हो सकते हैं। जैसे हम 2 × 3 ये इसके गुणनखंड होंगे, ये इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इसमें कहा गया था कि किसी भी भाज्य संख्या को, तो ये भाज्य संख्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ये एक भाज्य संख्या है, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये गुणनखंड जो हुए हैं हमारे, ये कैसे हैं, ये सारे के सारे हमारे तीनों गुणनखंड अभाज्य हैं। क्यों अभाज्य हैं, क्योंकि जो हमारा 2 है, सबसे पहले 2 ले लें, तो 2 का और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल 2 का 2 में जाएगा और 1 में जाएगा। अभी आपको मैंने बताया किसी भी संख्या का अगर स्वयं से भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है केवल, तो वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसमें स्वयं का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है, तो हमारी ये कौन सी संख्या कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी हमारी अभाज्य संख्या। क्योंकि इसमें अब यहाँ पर ले लें हम 3, तो 3 ले लिया, अब 3 को किसी भी संख्या का इसमें डिवाइड नहीं होगा, इसमें ना 3 का ना 3 का केवल होगा, मैंने कहा था केवल स्वयं का डिवाइड हो जाए और 1 का डिवाइड हो जाए, तो इसमें स्वयं का हो जाएगा और 1 का हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या होगी, ये भी हमारी अभाज्य होगी। और 3 भी, ये 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। तो ये थी हमारी कैसी संख्या, ये थी हमारी भाज्य संख्या। हमने ली थी यहाँ पर जो 18 संख्या थी, वो हमारी संख्या थी भाज्य, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सके। और जो गुणनखंड हुए हैं हमारे, जो 2, 3 और 3, तो ये हमारी सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं, और ये क्या है, भाज्य। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। ये क्या है, हमारे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, क्योंकि ये 2 भी अभाज्य है और 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है और ये भी 3 हमारी अभाज्य संख्या है। तो यही तो इस प्रमेय में बोला गया था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया कि ये एक भाज्य संख्या थी 18 और इसे मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब जैसे एक और हम भाज्य संख्या ले लें, जैसे मैंने यहाँ पर 8 ले ली। 8 हमारी संख्या कैसी है, 8 संख्या हमारी भाज्य है, क्योंकि 8 के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो ये हमारी किसके 8 के गुणनखंड हैं, तो 2 से अधिक गुणनखंड हुए, तो ये हमारी संख्या कैसी हुई, 8 हमारी संख्या हुई भाज्य। जब ये भाज्य संख्या होगी तो 2
और 2 और ये 2, ये कैसी संख्या है हमारी? ये अभाज्य संख्या है। कैसी हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। ये क्या है हमारे? ये हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। ये 2 भी अभाज्य है और ये 2 भी और ये 2 भी। ये सारी की सारी संख्या कैसी हैं हमारी? अभाज्य संख्याएं। तो ये हमारा इसमें निश्चित हुआ कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके गुणनखंड करके उस संख्याओं को लिखा जा सकता है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये थी हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये हो गई है हमारी प्रमेय। अब बेसिक कंसेप्ट हो गया आपका पूरा का पूरा क्लियर इसमें। अब करते हैं इसकी प्रश्नावली 1.1 यानी 1A स्टार्ट। हमारी प्रश्नावली पहली 1A। इस प्रश्नावली का आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो ये निम्नलिखित हमें संख्याएं दी हुई हैं, ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। यानी जैसे हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट प्रश्न लिया, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 140 के हम गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि 100 उसमें बोला गया था कि अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। यानी मैंने आपको जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बताई थी उसमें बताया गया था किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमारी ये क्या है? ये एक भाज्य संख्या है। इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे। इसे जब 2 से काटेंगे तो 2 से 7 बार और 1 0 लग जाएगा। फिर 2 से काटेंगे। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या निश्चित 2 से कटती है। तो यहाँ पर इसे काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 35 आ गया यहाँ पर। अब इसे काटते हैं 5 से, तो 5 7 35 हो जाएंगे। फिर काटेंगे इसे 7 से, 7 1 7 हो जाएगा। जब 1 आ गया तो हमारी संख्या के गुणनखंड पूर्ण हो चुके। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 5 × 7 या 2 × 2 है और × 5 × 7 यानी ये गुणनखंड हुए हमारे। उसमें 2 × 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ वो लगाया था अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। तो इस 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करी है। ये संख्या हमारी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, ये 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। तो ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। यही क्या है हमारा? यही आंसर है, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 156। अब इसके भी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे यहाँ पर, तो 2 से 7 बार और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 से 8 बार हो जाएगा। 2 8 16 होते हैं। अब फिर इसे 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 3 बार, 1 यहाँ पर आएगा, तो 39 हो गया। 39 को हम 3 से काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13। तो 13 को हम 13 से काटेंगे, 13 1 13। तो यहाँ पर अब इसके जो गुणनखंड हुए हैं वो हम लिख लेते हैं। गुणनखंड हमारे क्या क्या हुए हैं? 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हमारे गुणनखंड हुए। तो 2 × 2 × 3 × 13 ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं हमारी, ये हमारी अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड में 2 × 2 है, से हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, × 3 × 13। यही क्या हो जाएगा हमारा? यही आंसर हो जाएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर दिया। अब देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका है यहाँ पर 3825 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर वो दिया गया है 3825। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इस सबसे पहले 3 से काटते हैं। तो 3 से इसे काटेंगे जब हम, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 1 3 और 3 दूनी हमारे कितने हो जाएंगे? 3 1 यहाँ पर और 3 दूनी हो जाएंगे हमारे 6। अब 2 बचे, 2 जब यहाँ पर आएंगे यहाँ हो जाएंगे 22। तो 3 7 कितने होते हैं? 21। 1 यहाँ पर आ जाएगा, 30 पे 15 हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसे काटते हैं फिर 3 से, तो यहाँ पर 3 से 4 बार, फिर 3 से 2 बार और 3 से 5 बार। अब इसे काटते हैं यहाँ पर कितने से? 5 से काटते हैं। अब इसे किससे काटते हैं? 5 से, क्योंकि अब ये संख्या 425 3 से नहीं कटेगी, तो इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, क्योंकि 5 8 कितने होते हैं? 40 होते हैं। अब यहाँ पर 2 बचा तो 5 5 25 हो जाएंगे। अब इसे फिर काटते हैं कितने से? 5 से, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे इसे। तो 5 1 यहाँ कितना हो जाए? 5। यहाँ पर 3 बजे 3 जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ 35 हो जाएंगे। तो 5 7 कितने होते हैं? 35
और 17 हमारे अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 17 से ही कटेगी। अब जो हमारे ये गुणनखंड हुए इन्हें मैं यहाँ पर लिख लेते हैं। गुणनखंड हुए हमारे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये हमारे क्या हुए इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। इसमें जो गुणनखंड हुए हैं वो संख्याएं हमारी सारी की सारी अभाज्य मिलेंगी। वही तो बोला गया था कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनखंड में व्यक्त कीजिए, यानी जो अभाज्य संख्या मिलेंगी यहाँ पर हमें, ये 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी और 17 भी। अब इन्हें हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 5 को भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 17। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसे चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर 5005, ये हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, 5005। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, 5 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसे काटते हैं 5 से। तो 5 से जब हम इसे काटेंगे तो 5 से 1 0 और 1 ये आएगा। अब इसे काटते हैं हम कितने से, 7 से काटते हैं। जब इसे 7 से काटेंगे यहाँ पर तो 7 एकन 7 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर बचा कितना, 3 जब यहाँ पर तो 30 हो जाएंगे। तो 7 चौकू 28 होते हैं। अब यहाँ पर 2 बचे तो यहाँ पर आ गए, यहाँ 21 हो गए। तो 7 3 कितना होते हैं, 7 3 21 होते हैं। अब यहाँ पर 143 जो संख्या है हमारी 143। अब इसे हम काटेंगे कितने से, 11 से, क्योंकि ये संख्या डायरेक्ट 11 से कटेगी। अब इसे 11 से जब काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 11 से एक बार, तो यहाँ पर कहीं 14, यहाँ 11 से एक बार 11 एकन 11, तो हमारा कितना 3 बचे। 3 जब यहाँ पर यहाँ 33 हो जाएंगे तो 11 3 33, 13 आ गए। अब 13 से 13 काट देते हैं। तो हमारे जो गुणनखंड हुए उन्हें हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंडों को लिख सकते हैं 11 × 13। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में मैंने यह व्यक्त कर दिया। अब देख लेते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 74 29। यहाँ पर हमारा दिया गया है 74 29। इसे हम सबसे पहले काटते हैं। ये डायरेक्ट हमारा 17 से कटेगा। यहाँ पर जब इसे 17 से काटेंगे हम, इसे हम 17 से काटेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 17 से हम काटेंगे तो 7 में सबसे पहले, 7 में इसका भाग नहीं जा रहा है तो 74 में इसे करेंगे। 17 चुकू 68 हो जाएगा, यानी 17 से 4 बार हमारा कितना जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर 74, तो बचे कितने हमारे 6 जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 62। तो हम 17 से काटते हैं, 17 3 51, तो बचे कितने 11 बचे यहाँ पर। जब 11 यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ 9 है तो ये 119 हो जाएंगे। तो 17 7 हमारे कितने होते हैं, 119 होते हैं। अब इसे काटते हैं। अब ये संख्या डायरेक्ट हमारी कटेगी 19 से। जब इसे 19 से काटेंगे तो 19 दूनी कितने हो जाएंगे, 19 दूनी 38 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5 बचे, 5 जब यहाँ पर आएंगे यहाँ हो जाएंगे 57। तो 19 3 57। अब इसे 23 से काटेंगे, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या होती है। तो 23 एकन 23। अब ये गुणनखंड हुए इन्हें हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक भाज्य संख्या थी 74 29। इसे मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो चुका है सॉल्व। अब इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी दूसरा। तो ये दिया गया है बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF है या नहीं। ये मुझे इसमें ज्ञात करना है कि जो पूर्णांक दिए हुए हैं, यानी जो हमारे पहला क्वेश्चन में जैसे 26 और 91 जो दो संख्याएं दी हुई हैं, इनके LCM और HCF ज्ञात करना है। और फिर मुझे ये ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है 26 और 91, तो इसमें बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दो संख्याओं का जो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो इसके LCM और HCF को गुणा के बराबर है या नहीं, ये मुझे सिद्ध करना है। यानी इसका और इसका जब LCM और HCF निकाल लेंगे तो उन LCM और HCF का जब हम गुणा करेंगे वो हमारा इन संख्याओं के गुणा के बराबर आता है या नहीं, ये मुझे करना है सिद्ध। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन पहला हल करेंगे। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 26 और 91, 26 और 91, ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर
एलसीएम ज्ञात करते हैं, जो इसमें बोला गया है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन करेंगे। एक लाइन करने के बाद दोनों संख्या यहाँ पर लिख लेंगे कॉमा लगा के। दोनों संख्या मैंने लिख ली, जैसे क्वेश्चन पहला में था हमारा 26 और 91, दूसरा है हमारा 510 और 92, और तीसरा है हमारा 336 और 54। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे हम 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, तो 2 से 26 जब काटते हैं तो यहाँ पर 13 बचेंगे, और 91 2 से हमारा कटेगा नहीं। अब यहाँ पर हम काटते हैं कितने से, 7 से काटते हैं इसे हम। तो 7 से 13 हमारे कटेंगे नहीं, 91 को हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 13 सत्ते कितने होते हैं हमारे, 91 होते हैं। तो 7 का सबसे पहले 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 7 एकन 7, तो बचे कितने, 2 जब यहाँ पर आएंगे 21 हो जाएंगे। तो 3 सत्ते 7 तीय होते हैं हमारे 21। तो अब आगे अब हम इसे काट देते हैं 13 से। तो 13 एकन 13 और 13 एकन 13, तो ये संख्या हमारी पूरी कट चुकी है यहाँ पर। अब आप देख सकते हो कि इसका एलसीएम निकलेगा यहाँ पर, एलसीएम इज इक्वल टू निकलेगा, जो हमारी संख्याएं हैं वो हम लिख लेते हैं 2 × 7 × 13। अब इसमें जो हमारा एलसीएम निकला है फाइनल आंसर वो निकलेगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 7 में, और फिर पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 182। 182 हमारा क्या निकला है, यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल आया 182, मुझे पता चल गया। अब मुझे ज्ञात करना है, इसमें एचसीएफ भी बोला गया था। अब इस संख्या का जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो अभी तो हमने जब एलसीएम ज्ञात किया तब मैंने 2 संख्याएं एक बार में ही कोमा कर करके लिख ली थी। अब उन संख्याओं को हम अलग अलग करके एक बार इसके फैक्टर कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया 26 को, सबसे पहली संख्या हमारी 26 थी, तो सबसे पहले 26 को काटेंगे, 13 आ गए हमारे, 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब दूसरी संख्या हमारी थी 91, तो 91 को अलग काट देते हैं हम। सबसे पहले 91 को हम 7 से काटेंगे तो ये हमारे 13 आ जाएंगे, फिर 13 से काटेंगे फिर 1 आ जाएगा हमारा। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो इसके इज इक्वल टू में हमारा क्या निकलेगा, सबसे पहले हम ये संख्याएं लिखेंगे जो इनका अभाज्य गुणनखंड हुआ है। इन संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है उन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × 13, और इसके नीचे इस वाले का भी लिख लेते हैं 7 × 13। अब इन दोनों अभाज्य गुणनखंड जो हुए हैं इन संख्याओं के, 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 30, तो ये लिख लिया हमने, और 91 का हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ है वो हुआ है 7 और 13, 7 × 13 लिख लिया। अब इन दोनों गुणनखंडों में जो चीज़ कॉमन मिल रही है, जो संख्या हमारी दोनों गुणनखंडों में कॉमन है वही संख्या ले ले। यानी मुझे ये 13 कॉमन मिल रही है तो यही संख्या हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन मिलेगी, जो संख्या कॉमन मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये हमारा हो गया क्या, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम हमारा हो गया 182। तो क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए, ये कहा गया था, फिर कहा गया था तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी जो 2 संख्याएं हैं हमारी 26 और 91, इनका जो गुणनफल निकलेगा वो क्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर निकलेगा। क्या वो 182 और 13 के गुणनफल के बराबर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, जो हमारी 2 संख्याएं हैं उनका गुणनफल, उसके इज इक्वल टू में एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ है, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये मुझे सिद्ध करना है। तो 2 संख्याएं मैंने कौन सी ली थी, आपके पहले क्वेश्चन में 2 संख्याएं कौन सी थी, 2 संख्याएं थी आपकी 26 और 91। तो इन संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणे 91, उसने कहा है क्वेश्चन में कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये लिखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी जो 2 संख्याओं का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनका गुणनफल क्या हमारे एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आएगा। क्या हमारे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम आया हमारा 182, और एचसीएफ हमारा कितना आया, एचसीएफ आया हमारा 13। तो अब हम देखेंगे कि 26 का गुणा हम कितने में करेंगे, 91 में, तो आएगा हमारा 2366 आएगा। और जब हम 182 का गुणा 13 में करेंगे तब भी हमारा आएगा 2366।
तो ये हमारा गुणा करने में आया, तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो दो संख्याएं थी उनका मैंने जब गुणा किया, यानी जो दो संख्याएं थी जिनका मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनका गुणा किया, वो भी हमारा 2366 आया। और जो मैंने एलसीएम निकाला यानी 182 हमारा एलसीएम था और एचसीएफ था हमारा 13, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया तब भी हमारा 166 आया। तो हम देख सकते हैं कि दोनों कैसे आए बराबर, तो हम लिख सकते हैं यह सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है या नहीं, तो हमने सिद्ध कर लिया ये बराबर करके कि ये दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो दो संख्याएं थी उनका गुणा हमारे एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है। दूसरा सवाल बच्चों यहाँ पर दिया गया है 510 और 92। इसका मुझे सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर मुझे यह सिद्ध करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी जो संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उनका गुणनफल क्या उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं, ये मुझे सिद्ध भी करना है। तो सबसे पहले इसका हम दूसरे क्वेश्चन का, आपका ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्या है 510 और 92। इसका हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले इस संख्या को हम 2 से काटेंगे, तो 2 से हम सबसे पहले 5 को, तो 2 से यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गए। अब एक बचा, एक जब यहाँ पर आ जाएगा यहाँ 10 11 हो जाएंगे, तो 2 पंचे 10, एक यहाँ पर आएगा, फिर 2 पंचे 10। अब फिर 92 भी जब काटेंगे तो 2 से 4 बार, अब यहाँ पर एक बचा, 2 चक 8 होते हैं, तो एक जब यहाँ पर आएगा तो 2 छक 12 होते हैं हमारे। अब फिर से हम काटते हैं 2 से, अब 2 से जब में से हम काटेंगे तो यहाँ पर 255 हमारे 2 से नहीं कटेंगे और 46 हमारे 2 से कट जाएंगे, 46 23 बार कटेंगे हमारे, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 2 तिया 6 होता है हमारा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब काटते हैं हम 3 से, तो 3 से हमारे 255 कट जाएंगे, तो कितने बार में कटेंगे, 3 8 हमारे होते हैं 24 और यहाँ पर हैं 25, तो एक बचा, एक जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ 15 हो जाएंगे, तो 3 पंचे 15 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 23। अब हम काटते हैं इसे 5 से, तो 5 से जब हम 85 को काटेंगे तो यहाँ पर 5 से एक बार, यहाँ 3 बचा, 3 जब यहाँ पर आ जाएगा यहाँ 35 हो जाएंगे, तो 5 7 कितने होते हैं 35 और ये रहा हमारा 23। अब काटते हैं इसे 17 से, क्योंकि ये 17 संख्या डायरेक्ट 17 से कटेगी, और 23 से अब इसे काटते हैं डायरेक्ट कितने संख्या से 23 से, तो 23 एकम 23, क्योंकि ये अभाज्य संख्या इसलिए 23 से कटेगी डायरेक्ट, तो हमारा 1 1 आ गया, यानी ये पूर्ण कट चुका है। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो संख्याएं अभाज्य संख्याओं का जो हमारा गुणनफल आया है, यानी 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ये संख्या हमारी आई हैं। तो इसका जब एलसीएम फाइनल एलसीएम आया है, जो फाइनल गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 23,460। जब इसका गुणा हम इसमें सारी संख्याओं में एक दूसरे का गुणा कर लेंगे, यानी पहले 2 का गुणा 2 में, फिर 3 में, फिर उसका 5 में, फिर उसका 17 में, फिर उसका 23 में, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 23,460। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारा 23,460। अब निकाल लेते हैं हम एचसीएफ निकालें, तो इन संख्याओं को अलग अलग लिख लेंगे, यानी जो हमारे 510 थी उसके अलग फैक्टर करेंगे यहाँ पर, उसके गुणनखंड हम क्या करेंगे, उसके गुणनखंड अलग करेंगे, तो इसे 2 से काटेंगे तो 255 हो जाएंगे, फिर इसे हम काटेंगे जाकर डायरेक्ट काटेंगे इसे 3 से, अब इसे 3 से काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 85 हो जाएंगे। अब इसे हम डायरेक्ट काटेंगे 5 से, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 17। अब इसे काटेंगे 17 से तो एक बार में जाएगा। अब इस संख्या, अब 510 को हमने काट लिया, अब बचा हमारा 92। अब 92 के भी अलग फैक्टर करने हैं हमको। जब 92 के हम फैक्टर करेंगे तो इसे भी हम 2 से सबसे पहले काटेंगे, क्योंकि इसके जो आपका इकाई का अंक होता है, जो आपका इकाई का अंक है वो 2 है, तो वो संख्या निश्चित 2 से कट जाती है, क्योंकि वो संख्या सम होती है। तो इसे हम जब 2 से काटेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 46 यानी 46 आ जाएगा, फिर इसे 2 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 23 आ जाएगा। अब इसे 23 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब तो आपका फाइनल एचसीएफ आपका आया है, एचसीएफ आपका निकला, यानी जो पहली संख्या आपकी 510 थी, उसके जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2 गुणा है ये वाले आपके जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुणा है 3 गुणा है 5 गुणा है 17, ये आपके कैसे हैं अभाज्य गुणनखंड है 510 के।
और आपकी दूसरी संख्या थी 92। 92 के अभाज्य गुणनखंड है आपके ये वाले 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आपके हैं दूसरी संख्या के गुणनखंड। अब देख सकते हैं कि इन अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या हमें कॉमन मिल जाएगी दोनों में, तो एक तो आपका 2 कॉमन मिल गया यहाँ पर, और कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रही है, तो हमारा HCF हो जाएगा, फाइनल HCF हो जाएगा कितना 2, क्योंकि 2 ही संख्या दोनों में कॉमन मिली है। जो संख्या कॉमन मिलती है हमारी वही HCF होता है। जैसे मैंने पहली संख्या का गुणनखंड किया, दूसरी संख्या का गुणनखंड किया, तो दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, अब उनमें जो संख्या हमारी कॉमन होगी, ये संख्या हमारी दोनों गुणनखंडों में कॉमन है, अभाज्य गुणनखंडों में 2 हमारी कॉमन है। अब 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो फिर 3 इसमें नहीं है, इसलिए अब हम और संख्या नहीं ले सकते, इसलिए 2 ली। 2 ही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। तो हमारा LCM आया 23,460 और HCF आया हमारा 2। तो बोला गया था क्वेश्चन में LCM और HCF ज्ञात कीजिए, फिर उसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF के है या नहीं। यानी जो आपकी पहली संख्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 510 और 92। तो 510 यहाँ पर हम लिखेंगे 510 इंटू 92। यहाँ पर किया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब इनका गुणा किया जाएगा तब इसका गुणनफल आएगा। तो इसके बराबर में आपका क्या दिया गया है, LCM इंटू HCF। तो LCM हमारा कितना है 23,460, ये लिखा हुआ है 23,460 और इंटू लगा हुआ है यहाँ पर, और HCF कितना है, HCF हमारा 2 है, तो 2 लिख लिया। अब ये इसका गुणा हमने इन संख्याओं में करेंगे, इसका गुणा इन संख्या में करेंगे, और दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 2 संख्याएं थी हमारी, इनका जो मैंने गुणा किया वो हमारे LCM और HCF के गुणा के बराबर है, तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो इसका 510 का मल्टीप्लाई हम करेंगे कितने में, 92 में, तो हमारा यहाँ पर आएगा फाइनल 46,920, कितना आएगा 46,920, इसका ये फाइनल। अब जब हम 23,460 का गुणा हम 2 में करेंगे तो भी हमारा आएगा 46,920, 46,920। यानी जब मैंने इन संख्याओं का आपस में गुणा किया, यानी 510 का 92 में गुणा किया, तब भी 46,920 आया, और जब उनका मैंने LCM और HCF निकाला और LCM और HCF का गुणा किया, तब भी हमारा 46,920 आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर कह देंगे मैं हेंस प्रूव्ड, यानी हमने ये सिद्ध कर दिया, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखते हैं इसका ये तीसरा क्वेश्चन, दूसरे सवाल के, यानी दूसरे क्वेश्चन के आपके 2 सवाल तो हो चुके हैं, पहला और दूसरा। अब बचा है आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी तीसरा सवाल यहाँ पर बच्चों आपका है दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका है 336,54, ये आपका तीसरा सवाल दिया गया है, देख सकते हो 336 और 54। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसके हम LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे दोनों के। सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से एक बार यहाँ पर 1 बचा, 2 एकन 2 यहाँ है 3, 1 बचा, 1 जब यहाँ पर आ जाएगा यहाँ 13 हो जाएंगे, तो 2 छक 12, 12 1 यहाँ पर बचा है तो 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 सत्ते 14। अब फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चाको 8 हो जाएंगे, और ये 27 आपके। फिर ये 2 से काटेंगे, फिर 2 चाको 8 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और ये 27 आपके 2 से कटेंगे नहीं। फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएंगे, और ये 27 आपके 2 से कटेंगे नहीं। अब यहाँ पर हम 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 नीम 27 हो जाएंगे। फिर इसे 3 से काटेंगे तो 7 आपके कटेंगे नहीं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 7 आपके कटेंगे नहीं, 3 एकन 3 हो जाएगा। फिर 7 से काट देंगे, 7 एकन 7 और 1 1 आ गया। अब ये आपके पूर्ण गुणनखंड जो निकलेगा LCM आपका निकलेगा इन संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आपका दिया गया है। 3 आपका कितने बार है, 3 बार, तो यहाँ पर एक बार 3 और है आपका 3 आपका ये रहा इंटू 7, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा आपका जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो ये रहे
2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो आपका जो फाइनल एलसीएम निकलेगा यहाँ पर, फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3024। इसका जब गुणा करेंगे हम, 2 का गुणा पहले इसमें, फिर इस 2 में, फिर इसमें, फिर 3 में, फिर 3 में, फिर 3 में, फिर 7 में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3024। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया आपका 3024। ये आपका एलसीएम आ गया। इसी संख्या का जब हम एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पर, तो हम सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे इन्हें। 336 को लिख लिया। अब इसके हम फैक्टर सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पर इसे 2 से काटेंगे तो 168 आ जाएगा। फिर इसे 2 से काटेंगे फिर 84 आ जाएगा। फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 42 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो ये संख्या आपकी 336 कट गई। अब इसे काटते हैं 54 को, तो 54 के जब हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसे 2 से काटते हैं 27 आ जाएगा। फिर इसे 3 से काटते हैं 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटते हैं 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटते हैं 1 आ जाएगा। तो ये आपके हो गए इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड अलग अलग। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे जब हम, फाइनल एचसीएफ यहाँ पर निकलेगा तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर गुणनखंड लिख लेंगे जो इसके गुणनखंड किए हैं। पहली संख्या के गुणनखंड क्या है आपके? पहली संख्या के गुणनखंड आपके ये हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ये आपकी पहली संख्या के गुणनखंड है। और दूसरी संख्या के आपके गुणनखंड क्या है? 2 × 3 × 3 × 3। ये आपके दूसरी संख्या के गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों में आप देख सकते हो कि कॉमन कौन सा डिजिट है, कौन सा डिजिट इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन मिल रहा है। तो आपका पहला तो 1 2 मिल गया, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में है, यानी उभयनिष्ठ 1 मिलना चाहिए। इसमें कोई भी एक अंक कैसा होना चाहिए? उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन, यानी दोनों में शामिल होना चाहिए। तो आपका 1 3 ये मिल गया, इसमें भी है और इसमें भी है। आपका 1 3 ये मिल गया और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF बराबर 2 × 3, यानी जो चीज़ कॉमन है वो लिख लेंगे और इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आ जाएगा। तो आपका HCF यहाँ पर कितना आ गया? HCF आ गया आपका 6। तो ये है आपका HCF। अब यहाँ पर आप देख सकते हो LCM आ गया आपका 3024 और HCF आ गया 6। अब मुझे यहाँ पर सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, यानी जो दो संख्याएं हैं हमारी, दो संख्याएं क्या थी? 336 और 54। मुझे ये सिद्ध कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पहली संख्या है हमारी, पहली संख्या क्या थी? 336। तो हमारी जो 336 है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये लिख लिया हमने 336 और इनटू यहाँ उसने कहा है कि गुणनफल, तो गुणा करेंगे तभी तो गुणनफल आएगा। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या हमारी है 54, तो दूसरी संख्या थी हमारी 54। अब इसके बराबर में मुझे सिद्ध करना है क्या LCM और HCF इसके गुणा के बराबर होता है। तो LCM हमारा क्या है? LCM है हमारा 3024 है हमारा LCM और HCF हमारा है 6। तो इनटू में कर देंगे हम 6। तो इन संख्याओं के जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 18,144। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी 336 का मल्टीप्लाई हम जब 54 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18,144 में। यहाँ पर जब 3024 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तब भी हमारा 18,144 आएगा। कितना आएगा? 18,144 ही आएगा। करके देख सकते हैं आप, 3024 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 18,144 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने संख्या का गुणा किया तब भी 18,144 आया, और जब LCM और HCF यानी LCM 3024 और HCF 6 का मल्टीप्लाई किया आपस में तब भी हमारा 18,144 आया। तो यानी ये दोनों संख्या बराबर हैं। तो यहाँ पर मेरा यही तो सिद्ध करना था, तो यही हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख लें हम, ये मल्टीप्लाई किया है, यानी इसका LCM का और HCF का मल्टीप्लाई जो आया है हमारा 18,144 और उन संख्याओं का मल्टीप्लाई आया है 18,144, यानी ये दोनों संख्याएं सेम आई हैं, दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। तो ये हम लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, ये हैंस प्रूव्ड यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो अब देख, दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। बच्चों आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब देखते हुए यहाँ पर आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में आपको बच्चों करने के लिए दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी जो पूर्णांक दिए हुए हैं इनके मुझे LCM और HCF ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपका इसमें ये रहा और तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें ये रहा। तो सबसे पहले हल करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में आपका 12, 15, 21 ये दिए गए हैं।
तो इसका सबसे पहले मुझे निकालना है एलसीएम। इसमें बोला गया है कि एलसीएम वो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 15 2 से नहीं कटेंगे, 21 भी 2 से नहीं कटेंगे। फिर हम इसे काटते हैं 2 से, 2 तिया 6 हो जाएंगे, 15 2 से नहीं कटेंगे, 21 भी हमारे 2 से नहीं कटेंगे। अब यहाँ पर फिर से इसे हम काटते हैं 3 से, तो 3 एकन 3 और 3, तो ये हमारे 3 पंचे 15 हो गए और ये 3 सत्ते 21 हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 3 सत्ते 21 हो गए। अब इसे काटते हैं यहाँ पर 5 से, तो 5 एकन 5 हो जाएगा, यहाँ आपका 7 बचा। अब इसे काट देते हैं 7 से, तो 7 एकन 7 हमारी एक एक आ गया नीचे। तो यहाँ पर अब ये संख्या कट चुकी है। इसका जो हम एलसीएम जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं इन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमें यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420 होते हैं हमारे। 60 सत्ते कितने होते हैं 400 पर हमारा आ गया कितना 420 हमारे क्या आ गया एलसीएम। अब इसका निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो इन सभी संख्याओं को अलग अलग इनका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 ले लेते हैं, इसमें सबसे पहली संख्या 12 थी यहाँ पर, तो 12 की सबसे पहले गुणनखंड करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। एलसीएम तो मैंने निकाल लिया। आप 2 से काटेंगे इसे, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिये 6 हो जाएंगे, फिर 3 से 3 एकन 3। अब करेंगे 15 का गुणनखंड। 15 का जब गुणनखंड करेंगे यहाँ पर तो 3 से काटेंगे, 3 पे 15, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। फिर करेंगे 21 के गुणनखंड, इसे 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकन 7 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब इन सभी गुणनखंडों में हम मुझे कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो। जब एचसीएफ यहाँ पर हम निकालेंगे एचसीएफ तो ये सभी गुणनखंड लिख लेंगे। तो पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर क्या है 2 × 2 × 3 है, और दूसरी संख्या के यहाँ पर हमारे अभाज्य गुणनखंड है 3 × 5 है, और तीसरी संख्या के हमारे गुणनखंड यहाँ पर क्या है 3 × 7 है। तो इन तीनों अभाज्य गुणनखंडों में हमें कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों गुणनखंडों में हमारी कॉमन मिल रही है। उभयनिष्ठ संख्या इसमें कौन सी है आपके, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, और इसमें भी 3 मिल रहा है। तो यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। जो संख्या हमारी कॉमन है इसमें वो हमारी एचसीएफ हो जाएगी। तो एचसीएफ हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पर चला गया था कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ हमारा निकला 3 निकला और एलसीएम हमारा निकला 420। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो चुका है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 17, 23, 29, ये आपका दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। अब इसे जब हल करेंगे तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर हम निकालेंगे तो सबसे पहले इस संख्या को हम काटेंगे कितने से, सबसे पहले इसे काटेंगे हम 17 से, क्योंकि ये सारी की सारी हमें संख्याएं जो दिख रही हैं सभी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो ही नहीं सकता। 2 से मतलब कि इन संख्याओं में केवल खुद से भाग जाएगा और केवल 1 से भाग जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा 2 के अलावा। तो यहाँ पर हम 17 से काटेंगे तो 1 बार, और 23 बचा यहाँ पर आपका, और 29 बचा। अब हम काटेंगे यहाँ पर कितने से 23 से काटेंगे, 23 एकन 23 हो जाएगा और ये 29 हो जाएंगे। अब काटते हैं इन्हें 29 से, तो 1 हमारा वैसा का वैसा ही और 29 एकन 29, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब इन्हें हम यहाँ पर लिख सकते हैं एलसीएम निकालेंगे जब इसका, तो इन गुणनखंडों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी 17 का, 23 का और 29 का, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी हमारी फाइनल एलसीएम 11,339। इसका जो एलसीएम आएगा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, फिर जो संख्या आएगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे 29 में, तो आपका आएगा 11,339। ये आपका हो जाएगा क्या एलसीएम हो जाएगा। अब इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर अलग अलग फैक्टर करेंगे। यहाँ पर 17 को 17 से काट देंगे 1 बार जाएगा, फिर 23 को काटेंगे हम, 23 से ही कटेगा, फिर 23 से 1 बार। अब फिर अगली संख्या है हमारी 29, तो 29 को भी 29 से काटेंगे तो 1 बार। तो यानी हमारे यहाँ पर 1 1 1 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 से 1 को काट सकते हैं, फिर 1 को 1 से काट सकते हैं, फिर 1 को 1 से काट सकते हैं।
तो यहाँ पर हम एच सी एफ लिख सकते हैं, एच सी एफ क्या लिख सकते हैं 17 × 1, ये भी लिख सकते हैं दूसरी संख्या का यानी 23 का 23 × 1, और 29 का भी लिख सकते हैं 29 × 1, क्योंकि जब इस संख्या का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही संख्या मिल जाएगी, यानी 17 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा एक इन सब में कॉमन है 1, तो इसका एच सी एफ हो जाएगा हमारा 1। एच सी एफ क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरे क्वेश्चन में। आपके 2 सवाल हो चुके हैं, अब इसका फाइनल जो लास्ट सवाल है वो बचा है आपका 8, 9, 25। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से काट देंगे यहाँ से, तो 2 से 4, यहाँ से 2 से 4 बार हो जाएगा 8 हमारा, फिर 2 से 9 हमारा कटेगा नहीं, ये 25 वैसा का वैसा ही लिख लिया, 25 भी 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 4 को तो 2 हमारा आ जाएगा, फिर 9, फिर 25, फिर हम 2 से काटेंगे इसे, तो 2 से 2 काटेंगे एक बार, फिर 9, फिर 25। अब हम काटते हैं इस संख्या को 3 से एक बार, 3 से 3 9 काटेंगे तो 3 बार कटेगा, फिर 25 हमारा। फिर हम 3 से काटते हैं तो 3 से 3 काटेंगे एक बार में। अब बस 5 से काटते हैं संख्या को, तो 5 पंचे 25 हो जाएंगे हमारे। फिर इसे 5 से काट देते हैं तो 1 हमारा वैसा का वैसा ही, 5 1 5 हो जाएगा। तो ये इसके नीचे 1 1 आ गया, तो ये संख्या हमारी पूर्ण रूप से कट चुकी है। तो अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए इन्हें हम यहाँ पर लिख सकते हैं LCM के इज इक्वल टू में इन संख्याओं को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ये हमारी संख्याएं आई हैं। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल इसका जो आंसर आएगा आपका 1800 आपका इसका आंसर आ गया है यहाँ पर। तो ये था आपका LCM निकल आया है यहाँ पर। तो HCF जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग संख्याएं लिख लेंगे। पहले 8 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। अब लिख लेते हैं ये वाली संख्या 9, ये हो गई। अब 9 लिखते हैं हम, तो 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। अब लिख लेते हैं यहाँ पर 25 को 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम HCF बराबर लिख सकते हैं, HCF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या के गुणनखंड यानी 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2, फिर 9 के गुणनखंड 3 × 3, फिर हम लिख सकते हैं 5 के गुणनखंड वो 25 के गुणनखंड 5 × 5। तो इसके मल्टीप्लाई में सबके गुणनखंड के मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई हम 1 में कर सकते हैं। तो 1 हमारा तीनों में कॉमन है कि नहीं है, 1 हमारा तीनों संख्याओं में कॉमन आया। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये है आपका LCM 1800, HCF आपका 1। अब 3 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन हमारा बच्चों दिया गया है, यदि HCF × 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि मुझे जो ये संख्या दी हुई है इसका HCF मुझे 9 दिया गया है, यानी जो संख्याएं जो दी हुई हैं मुझे 306 और 657, इसका HCM मुझे 9 दिया गया है। तो LCM उसी संख्या का, यानी जिस संख्या का मुझे HCF दिया गया है तो उसी संख्या का LCM ज्ञात करना है ये मुझे। यानी कि इसका मुझे HCF दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम दिया क्या है। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है। तो HCF हमारा कितना दिया है, HCF इस संख्या का हमारा HCF दिया गया है 9। तो मुझे LCM इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो 2 संख्याएं दी जाती हैं तो उन 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे यहाँ पर हम। गुणनफल 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमारा होता है किसके बराबर, LCM × HCF इसके बराबर होता है। यानी जो 2 संख्याओं का गुणनफल, हमारी जो 2 संख्याएं हैं इनका जो गुणनफल होगा वो हमारा LCM और HCF, यानी जो LCM है हमारा और HCF है इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा।
तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दो संख्याओं का गुणा कर दें हम। 306 पहली संख्या है हमारी, और दो संख्याओं का गुणनफल दूसरी संख्या है हमारी। संख्याओं का गुणनफल यानी जो पहली संख्या और दूसरी संख्या ये दी हुई है हमें, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। यानी एलसीएम हमें कितना, एलसीएम मुझे निकालना है यहाँ पर एलसीएम, और हमें एचसीएफ यहाँ पर दिया गया है 9। ये दिया गया था एचसीएफ इंटू 306 और 657 बराबर 9। तो एचसीएफ हमारा कितना है, 9 है। तो 9 इसके गुणा में है। अगर हम 9 इधर लेकर आ जाएं यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आ जाएं इक्वल के, तो ये भाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये किस में है, मल्टीप्लाई यानी गुणा में है। जब मल्टीप्लाई में है तब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐसे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 306 इंटू 657 बट्टा में हो जाएगा हमारा 9। ये 9 है जो हमारा, ये बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा केवल एलसीएम। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एलसीएम। अब इसे काट देते हैं। 9 से जब 306 को काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, केवल 34 बचेंगे, क्योंकि 9 से सबसे पहले हम 30 को काटेंगे तो 9 3 27 हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पर कितने बचे, 3 बचे, तो 3 यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ 36 हो जाएंगे, और 9 6 को 36 होते हैं हमारे। और इनटू में हम 657 कर दें ये वाले, और इज इक्वल टू में एलसीएम, ये हो गया। अब 34 का मल्टीप्लाई 657 में करेंगे तो हमारा एलसीएम पता चल जाएगा यहाँ 22,338। इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 22,338, क्योंकि 34 का मल्टीप्लाई हम 657 में करेंगे तो हमारा एचसीएफ पता चल जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 22,338 आ जाएगा। तो यही हमारा पूछा गया था कि एलसीएम ज्ञात कीजिए इस संख्या का, इस संख्या का एचसीएफ दिया गया था। यही होगा हमारा आंसर। पाँचवा बच्चों आपका क्वेश्चन 4, तो आपके 4 तक क्वेश्चन इस प्रणाली में खत्म हो चुके हैं। अब क्वेश्चन 5वां हम देखते हैं यहाँ पर कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए n पर पावर 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पहले ये जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं बच्चों होती हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं, यानी 1 2 3 4 5, यानी जो गिनती होती है हमारी वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे गिनती 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक हमारी ये ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें हम n से दर्शाते हैं, क्योंकि n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। तो वही तो इसमें कहा गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या, यानी ये संख्याएं के लिए हमारा n पे पावर 6 पे पावर n, यानी ये संख्याएं हमारी एक एक करके इस पे पावर रखें, क्या अंक इसका कोई ऐसा आएगा जो 0 पर समाप्त हो जाएगा। यानी जब इसे हम हल करेंगे तो नेचुरल नंबर हमारी क्या होंगी, 1, 2, 3, 4, ये हमारी डॉट डॉट डॉट, ये हमारी नेचुरल नंबर है, यानी ये है प्राकृतिक संख्या। उसने क्या कहा है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, अनंत तक कहीं ते भी ले लो, 100 ले लो, 10 ले लो, 1000 ले लो। तो इस पर जब पावर जो n होगी हमारी, n मतलब, n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, तो n नहीं हम रखेंगे, इन प्राकृतिक संख्याओं को रखेंगे। अगर कोई अंक ऐसा आया 0 पर जो समाप्त हो रहा है अंक, जैसे हम यहाँ पर लिख दें 100 हमारा ऐसा अंक है जो जिसका इकाई का अंक हमारा 0 है, तो ये अंक हमारा, ये संख्या हमारी 100 0 पर समाप्त हुई। तो ये हमारा यही तो कह रहा है, इसमें कोई अंक इसका ऐसा आएगा जो 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी ये मान 1 2 3 इस 6 पे पावर n की जगह रखने से कोई संख्या ऐसी आएगी जो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या रखने पर तो हम n लेंगे। सबसे पहले n पे पावर क्या है, n पे पावर 6 पे पावर n है, 6 पे पावर क्या है हमारी n है। तो उसने ये कहा है किसी प्राकृतिक संख्या, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, मान लो 6 पे पावर हम 1 कर दें तो n की जगह क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो 1 भी हमारी प्राकृतिक संख्या है। n का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें, उसने कहा है ना किसी प्राकृतिक संख्या, किसी का मतलब होता है कोई भी उसमें से, तो इसमें से कोई भी एक हमने ले ली, जैसे 6 पे पावर n कर दिया तो n की जगह हमने 1 रखा है यहाँ पर, तो 1 हमारी कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तभी तो यहाँ पर n लिखा गया था। ये क्या होता है, ये किस संख्या को दर्शाता है, प्राकृतिक संख्या को। तो इसकी जगह n की जगह हमने यहाँ पर कितना 1 रख दिया, तो इसका मान क्या आएगा
6 ही आएगा, क्योंकि 6 पे पावर 1 रहेगी तो उसका मान हमेशा 6 रहेगा। यहाँ पर जब 6 की जगह वो n की जगह हमने 1 रख दिया, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 रख दी हमने, तो उसका मान क्या आया 6 आया, ये 6। अब अगर हम चाहें तो n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n की जगह हम 2 लिख दें। यहाँ पर अगर 2, ये n है, इसकी जगह 2 रख दें तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा तो ये भी अंक हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो। उसने क्या कहा, 6 पे पावर n, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर रखें तो उसका जो आंसर या अंक आए वो हमारा 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो ये 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 36 का जो समाप्त अंक है वो हमारा 6 है। अब इसी के हिसाब से हम 6 पे पावर 3 रख दें, यानी n की जगह हम 3 रख दें। 3 भी तो हमारी प्राकृतिक संख्या है इसमें, आपको मैंने बताया 1 2 3 4, तो 3 रख दी मैंने n की जगह। तब भी हमारा कितना आएगा, यहाँ पर ये हमारा 3 के तो 2 से 16 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 216, क्योंकि 6 का हमारा ये घन यानी क्यूब होता है 216, तो ये हमारा आ गया। तो इसका भी समाप्त अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। उसने क्या कहा, 0 पर समाप्त हो सकती है कोई भी ऐसी संख्या n की जगह हो जो 0 पर समाप्त हो सकती है। भाई नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि हमारा जब जैसे हमने 6 पे पावर 2 ले लिया हमने, तो 36 हो रहे हैं, 36 हमारे हुए हैं। अब 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो इसमें 6 और 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर 0 नहीं आएगा। अब इसका एक रीज़न होता है, इसलिए यहाँ ये अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। वो रीज़न आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रीज़न क्या होता है, जैसे हम कोई भी संख्या ले लें जो 0 पर समाप्त हो रही हो, जैसे हम यहाँ पर ले लें 100 हमारी 0 पर समाप्त हो रही है, तो इसके क्या गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड हम करें अगर तो 2 होगा, एक फिर एक हमारा 2 होगा, फिर 5 होगा और एक 5 होगा, क्योंकि 5 पंचे 25 होते हैं और 25 दूनी 50 होते हैं और 50 दूनी 100। तो ये क्या हो गई हमारे, ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। तो इसमें 2 और 5 का गुणा हो रहा है, तभी इसमें अंक 0 आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। किसी भी संख्या में अगर लास्ट में 0 आएगा तो उस संख्या के गुणनखंड में कहीं ना कहीं 2 और 5 यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है होगा। कोई भी संख्या आप उठा लो, जैसे मैंने 120 उठा ली, 120 यहाँ से उठा ली, तो 120 के जब हम गुणनखंड करेंगे सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे, फिर 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 30 आ जाएगा हमारा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 15 आ जाएगा हमारा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे। ये संख्या पूरी हमारी ये गुणनखंड हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 24 पंचे 120 होते हैं। अब इसमें भी देख सकते हो आप 2 और ये 5 का गुणा हो रहा है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 का गुणा होगा। और ये संख्याओं में 0 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 का गुणा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ये 2 पे पावर जब 2 रखी थी तब 36 आए थे, और 36 के जब गुणनखंड करे थे तो 6 और 6 आए थे, तो इसलिए इसमें 2 और 5 का गुणा हुआ नहीं है, तो इसलिए इसमें 0 नहीं आ रहा है। अब जैसे हम इसे ले लें 2 से 16 को, 6 पे पावर अगर हम 3 यानी n की जगह हमने 3 रख दिया था जब, तब 2 से 16 आए थे। अब 2 से 16 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 6 इंटू 6 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 पे पावर क्यों है। तो इसे हम और थोड़ा हल्का अगर करें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इस 6 को भी 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इस 6 को भी 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। इसमें कहीं पर भी आप देख सकते हो 2 और 5 यानी इसमें 2 तो है लेकिन 5 का गुणा नहीं हो रहा है, फिर इसलिए इसका जो समाप्त अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसके गुणनखंड में कोई अंक ऐसा आ जाए, कोई 2 अंक ऐसा आ जाए जिसमें 2 और 5 का गुणा हो रहा हो। आप कोई सा भी अंक उठा लो, जैसे मैंने 10 उठा लिया, 10 के लास्ट में 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएंगे, तो इसमें 2 और 5 का गुणा हो रहा है, तो इसलिए इसका समाप्ति अंक 0 है, अन्यथा 0 नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पर अगर 9 उठा लें तो 9 हमारा 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो इसलिए इसमें लास्ट अंक 0 इसलिए नहीं आया। अगर यहाँ पर 5 होते अगर यहाँ 5 होते तो फिर भी ये 0 नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। अगर 2 होते, मान लो यहाँ पर जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे 60 ले ली यहाँ पर, अब 60 में 0 समाप्त अंक इसलिए आया है क्योंकि जो इसका जो समाप्त अंक 0 इसलिए है क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 का गुणा कहीं ना कहीं हुआ है। वो आपको बता देते, देखो कहाँ पर हुआ होगा। जैसे 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आएगा, फिर उससे 2 से काटेंगे 15 आ जाएंगे, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 पंचे 60 होते हैं। तो इसमें ये 2 रहा और ये 5 रहा, 2 और 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है,
तभी इसका समाप्ति अंक 0 आ रहा है, अन्यथा 0 नहीं आता। कहीं पर भी कोई भी संख्या ऐसी ले लो जिसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 आएगा तभी उसका समाप्ति अंक 0 आएगा। वही तो इसमें बोला गया है n के किस मान के लिए, यानी n के किस मान के लिए, n यानी प्राकृतिक संख्या के किस मान के लिए, 1 2 3 4 इस मान के लिए अगर यहाँ पर मैं पावर रखें n की जगह 1 2 3 4 रख दें तो ऐसी कोई संख्या आएगी जिसका समाप्ति अंक 0 हो। वो ये कह रहा है 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे 100 है हमारा, 100 0 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन 100 0 पर समाप्त हो रहा है इसलिए क्योंकि इसमें 2 और 5 का गुणा हो रहा है। आप देख सकते हो इसमें 2 और 5 का गुणा नहीं होगा तो वहाँ समाप्ति अंक 0 नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 6 पे पावर आपको 3 बताई थी, तो इसमें भी 2 का आपको 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 ये आया था, लेकिन इसमें 5 का गुणा कहीं पर भी नहीं हुआ था इसके गुणनखंड में, इसलिए इसका भी समाप्ति अंक 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम बढ़ाते जाएं, अगर यहाँ पर हम 3 पे पावर 4 लिख दें तो भी इसे 6 × 6 × 6 लिखना होता, फिर भी इसमें 2 और 5 का गुणा कहीं पर भी नहीं हो रहा है इसके गुणनखंड में। अगर 6 पे पावर हम 5 लिख दें यहाँ पर तो 6 × 6 × 6 × 6 × 5 6 × 6 ये होगा। इसमें भी कहीं पर भी 5 का गुणा नहीं हुआ, और 5 और 2 का, इसमें 2 का गुणा होना चाहिए और 5 का मिक्स होना चाहिए, तभी वहाँ पर 0 आ सकता है उसका समाप्ति अंक, अन्यथा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः n प्राकृतिक संख्या का कोई भी मान रखने पर 6 पे पावर n का समाप्ति अंक 0 यानी 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो आपको मैंने रीजन बता दिया क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 का गुणा नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जो समाप्ति अंक है वो 0 नहीं हो सकता है। और यहाँ पर कारण लिखें, इसलिए कथन कैसा है, असत्य है यह कथन। यह इसमें जो हमारे क्वेश्चन में बताया गया था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n पे पावर 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए यह अंक जांच असत्य है, असत्य है। यह हमारी जांच कैसी हुई, असत्य हुई, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या को हमने 6 पे पावर, यानी हमने जो 6 पे पावर n है, n की जगह मैंने जो प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं उन प्राकृतिक संख्याओं का जो आंसर हमारा आया है वो समाप्ति अंक, उसमें कोई भी संख्या में समाप्ति अंक 0 नहीं आया है। इसलिए हमारी ये जो बताया गया था कि जांच कीजिए वो हमारा असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि कोई भी संख्या हम रख लें वहाँ पर तो उसके समाप्ति अंक वहाँ पर 0 नहीं आएगा। कोई भी संख्या n की जगह 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 5 रख दें, 10 रख दें, 50 रख दें, तो उसका समाप्ति अंक हमारा 0 कभी भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, उसका मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि उसके गुणनखंड में 2 और 5 का गुणा नहीं हुआ है। कहीं पर भी हमेशा के लिए याद कर लो ये कि कोई भी संख्या में अगर 0 आ रहा है, जैसे 100 1000 है, ये कितनी भी 0 यहाँ पर लगा दें, अगर 0 आ रहा है अंक लास्ट में, 0 और लास्ट में अंक आ रहा है तो उसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं 2 और 5 का गुणा हुआ है। जैसे आपको बिल्कुल सरल कोई संख्या ले लें, जैसे 20 ले ली हमने, तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, तो इसमें भी 2 और 5 का ये गुणा हुआ है, तभी ये लास्ट में 0 आया है। कोई भी संख्या आप उठा लो, जैसे हमने उठा लिया यहाँ पर, जैसे 30 उठा लिया हमने, 30 उठा लिया, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। तो इसमें भी 2 और 5 का गुणा हुआ है, तभी इसका समाप्ति अंक 0 आया है, अन्यथा नहीं आता। इसमें कोई भी संख्या गुणनखंड में ऐसी नहीं थी जिसमें 2 और 5 का गुणा हो जाता, और कोई भी संख्या आगे तक ऐसी रख लो 6 5 8 10 15 20, कोई भी संख्या रख लो, उसमें समाप्ति अंक 0 आ नहीं सकता। तो यह जांच हमारी कैसी। क्वेश्चन बच्चों आपके पूरे हो चुके हैं, और ये है आपका 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन में बच्चों दिया गया है आपका 6वां क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। मुझे ये पता करना है कि ये संख्याएं मुझे दी गई हैं और ये संख्याएं दी गई हैं, ये 2 संख्याएं अलग अलग दी गई हैं,
ये मुझे पता करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मुझे ये ज्ञात करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्याएं बच्चों होती हैं आपके, जैसे हम बता दें भाज्य संख्याएं बच्चों वे होती हैं आपके जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो सकें, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो सकें वो हमारी भाज्य संख्या होती हैं, और जिनके दो से अधिक गुणनखंड ना हो सकें वे हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लें आपके सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसे 4 के हम दो से अधिक गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 × 1 तो दो से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर 6, तो 6 के 2 × 3 × 1 कह सकते हैं, तो इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो सकें, भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड ना हो सकें, वे भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो सकें, तो इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं, तो ये मेरी कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब जैसे मैंने 5 ले लिया यहाँ पर 5, तो 5 के क्या हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो 5 का हमारा कुछ गुणनखंड नहीं होगा, केवल 1 हो जाएगा, 5 × 1 × 5, तो ये हमारा 2 गुणनखंड हुए। तो 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हुए, तो हमारी कैसी संख्या है ये संख्या मेरी अभाज्य है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हुए। मैंने ये कहा कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो वो संख्या हमारी भाज्य होगी, और 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है तो हमारी वो संख्या कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे हमने यहाँ पर 8 ले लिया, तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 1 कह सकते हैं हम, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, क्योंकि इसके 4 गुणनखंड हो गए, तो 2 से अधिक होते हैं, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो हमारी ये 8 संख्या है, ये संख्या हमारी कैसी है, भाज्य संख्या कहलाएगी। ये कैसी संख्या कहलाएगी, ये हमारी संख्या कहलाएगी भाज्य। तो ये होती हैं आपकी भाज्य संख्याएं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकें वे हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। अब मुझे ज्ञात करना है कि ये और ये भाज्य संख्याएं हैं और क्यों। तो सबसे पहले इसे जब हम हल करेंगे, तो सबसे पहली वाली संख्या यहाँ पर ले लो, ये वाली, तो 7 × 11 × 13 + 13, तो ये मैंने संख्या यहाँ पर ले ली। अब इसमें आप देख रहे हो कि दो संख्याएं कॉमन है, 13 भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमें संख्या में 13 कॉमन ले लें अगर, तो 7 बचेगा × 11 बचेंगे अंदर, और इंटू यहाँ पर ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस 13 भी कॉमन, ये भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी 1 बचा। ये संख्या हो गई हमारी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13 अंदर चल रहा है, और 11 सत्ते कितने होते हैं, 11 सत्ते 77 होते हैं हमारे, और 77 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो 77 आएगा। और प्लस का हमारा कितना है, प्लस का हमारा 1 चल रहा है संग, तो 13 × 77 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 78 हो जाएगा ना, 78 कर लिया हमने। तो ये संख्या हमारी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर 13 ब्रैकेट में 78 हैं, इन 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, इन 78 के में गुणनखंड कर सकते हैं। इस 78 के जब हम गुणनखंड करेंगे, 78 के जब हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे इसे सबसे पहले, तो 2 से काटेंगे, 2 × 6 हो जाएंगे, 1 यहाँ पर आएगा, 2 × 18 हो जाएंगे। अब ये बचा, इसे हम 3 से काट देते हैं, 3 × 1 3 और 3 × 3 9, इसे हम 13 से काट देते हैं, 3 × 1 13 × 1 13। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके गुणनखंड 2 × 3 × 13 है, यानी ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब ये चल रहा है यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में 13 चल रहा था, ये वाला ये इसके मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ पर 3 × 2 × 3 × 13, ये सारी संख्याएं हमारी गुणा में हैं। और आपको मैंने अभी क्या बताया था, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सके वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 8 था आपका, 6 था, 4 था, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते थे, तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है। देखो कितने, 1 2 3 4 गुणनखंड है, तो ये 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये हमारी संख्या कैसी होगी, ये संख्या हमारी भाज्य होगी, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हुए हैं। हमने जब इसे चेक किया तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड निकले, तो ये संख्या हमारी कैसी हुई, भाज्य संख्या हुई। तो अब हम ले लें यहाँ पर ये आप दूसरी संख्या लेते हैं, ये वाली, तो ये वाली संख्या थी हमारी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये हमारी संख्या थी ये वाली। ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये संख्या थी हमारी। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो 5 कॉमन ले सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट संख्या थी, ये हमारी सेकंड संख्या है। अब इसे जब हम देखेंगे, ये तो हमारी भाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या ये हमारी कैसी होगी, भाज्य संख्या। अब इसे भी देख लेते हैं, ये कैसी संख्या है,
इसमें हम चाहें तो 5 कॉमन ले लें। यहाँ पे अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 6, ये 5 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर 1 बचा, इंटू 4 इंटू ये वाला 3 इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 1 और प्लस का ये 5 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 5 है, इसके इंटू में इतनी संख्याएं हैं और कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देखो 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 7 6 कितने हो जाएंगे हमारे, 42 हो जाएंगे। ये हमारे 42 हो गए। और इंटू में 1 है तो इसका ये हमारा 1 का मल्टीप्लाई 42 में करेंगे तो केवल 42 ही आएगा, तो 1 हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 एकन 24, यानी इंटू में कितना कर लेंगे 24 और प्लस का हमारा ये 1, ये चल रहा है हमारा संग। अब यहाँ पर हम 5 इंटू 42 का मल्टीप्लाई हम 24 में करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू हम कह सकते हैं 1009 और 1009, तो ये हमारे 2 गुणनखंड हो गए यहाँ पर। अभी 5 इंटू 2, तो इसके इंटू में हम 1 कर सकते हैं, ये 1 हो गया हमारा, क्योंकि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं तो हमारी वही संख्या आ जाती है। तो इसका मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो वही संख्या हमारी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 3, इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3। इसके गुणनखंड कितने हो गए यहाँ पर, इसके गुणनखंड हो गए आपके 3। जब इसके 3 गुणनखंड यहाँ पर हो गए तो ये संख्या हमारी कैसी हो गई, भाज्य संख्या। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकें। तो यहाँ पर आपके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये आपकी कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। अगर 2 से कम गुणनखंड या 2 गुणनखंड होते या 2 से कम गुणनखंड होते, जैसे आपकी मैंने अभी बताया था 5, तो 5 को 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है 5 इंटू 1 के अलावा। तो ये संख्या हमारी कैसी होगी, अभाज्य होगी। ये संख्या हमारी अभाज्य होगी। और ये 8 है तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये संख्या हमारी भाज्य होगी। वैसे ये है तो इसमें 3 गुणनखंड हुए तो ये संख्या कैसी हो गई हमारी, ये संख्या हमारी हो गई भाज्य। ये संख्या कैसी हो गई, ये संख्या हमारी भाज्य हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः ये दोनों ही संख्याएं हमारी कैसी थी, भाज्य थी, क्योंकि इन दोनों ही संख्याओं के जो गुणनखंड हुए थे वो 2 से अधिक हुए थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अतः दोनों संख्याएं हमारी जो दोनों संख्याएं थी, दोनों संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड हुए। इनके क्या हुए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए हमारे। यहाँ पर भी आपके 2 से अधिक गुणनखंड हुए और यहाँ पर भी 2 से अधिक गुणनखंड हुए। ये भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए थे और इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए थे, इसलिए ये दोनों संख्या कैसी हो गई हमारी, भाज्य हो गई। वही तो उसने बताया था कि व्याख्या कीजिए कि ये 2 संख्याएं, ये पहली ये और दूसरी ये वाली, ये भाज्य हैं क्यों। तो मैंने बता दिया इसलिए हैं क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे इन संख्याओं की, तो ये हमारी कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। बच्चों आपका जो अंतिम प्रश्न है वो है 7वां प्रश्न। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई भी खेल का मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार यानी एक गोल आकार का क्या है, रास्ता है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई लड़की सोनिया है, उसे इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने 18 मिनट लग जाते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को उसी मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाते हैं और रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग जाते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि एक ही समय और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर चलते हैं। मान लीजिए कोई खेल का एक मैदान है, उसका एक वृत्ताकार पथ है। ये देखो एक वृत्ताकार यानी गोल आकार का ये एक आपका क्या है, ये पथ है आपका, ये गोल आकार का।
और ये है वो बिंदु जहाँ से ये चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से। ये है वो बिंदु जहाँ से ये चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये एक खेल का वृत्ताकार पथ है। ये एक वृत्ताकार यानी गोल आकार का क्या है, एक रास्ता है, जिस पर सोनिया तो 18 मिनट में ये चक्कर लगा लेती है और रवि है वो 12 मिनट में ये इसका चक्कर लगा लेता है। तो मान लो रवि जो है, रवि चलना प्रारंभ करता है यहाँ से, इस बिंदु से रवि प्रारंभ करता है चलना, और एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगता है, पुनः इसी स्थान पर आने में उसे कितना समय लग गया, उसे 12 मिनट लगी। यह लिखा है एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग गई हैं, रवि को उसने 12 मिनट रवि को लग चुकी है, इसमें यहाँ पर आ गया। और सोनिया भी तो इसी स्थान से चली, उसने कहा क्या कहा था कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान यानी इसी स्थान से अब वो चली एक ही समय पर सोनिया। तो सोनिया यहाँ से आई, यहाँ से, तो सोनिया ने एक चक्कर इसका लगा लिया, एक चक्कर सोनिया ने इसका लगा लिया, यहाँ पर आ गई। तो सोनिया ने लगाया इसका चक्कर 18 मिनट में। 18 मिनट में जब ये यहाँ पर आएगी तो इसने तो रवि ने तो 12 मिनट में ही चक्कर लगा लिया, ये वाला यहाँ पर आ गया। तो 12 मिनट के बाद इसने 18 मिनट में जब तक ये यहाँ पर आएगी तो रवि लगभग मान के चलो तो यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा, लगभग दोबारा से रवि यहाँ आ जाएगा। तो रवि का यहाँ से दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला रवि का दूसरा चक्कर स्टार्ट हुआ और रवि यहाँ पर आ गया, ये आ गया। तो रवि की 24 मिनट है, टोटल कितनी हो गई 24 मिनट। और 24 मिनट में अब ये 18 मिनट में ये चक्कर लगाने के बाद यहाँ पर आ गई, 18 मिनट में सोनिया यहाँ पर आ गई। तो 18 मिनट में जब 24 मिनट में इसने 2 चक्कर लगा दिए तो 18 मिनट में ये तो एक लगा पा रहा, सोनिया तो एक चक्कर लगा रही है और रवि 24 मिनट में 2 चक्कर लगा देता है। 24 में उसने 2 लगा दिए चक्कर। तो 18 मिनट में जो सोनिया ने चक्कर लगाया यहाँ पर 18 मिनट में एक चक्कर लगाया और रवि ने 2 चक्कर लगा दिए, 2 चक्कर। और लगभग दूसरे चक्कर पे जब यहाँ से वो चली है, सोनिया का भी दूसरा चक्कर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो 24 मिनट में लगभग सोनिया यहाँ से चल के यहाँ से यहाँ तक आ पाएगी 24 मिनट में। तो 24 मिनट में उसने 2 चक्कर लगा दी और उसका दूसरा चक्कर यहाँ तक आ पाया केवल। तो वो 24 मिनट में यहाँ तक आई, तो 24 मिनट वहाँ से यहाँ तक आने में उसे लग गई। तो यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक आई, वो पूरा एक चक्कर जब उसने लगा दिया, उसके अब 2 चक्कर हो गए सोनिया के, तब उसकी कितनी मिनटें हुई 36 मिनट, 36 मिनट हो गई। और रवि ने 2 चक्कर लगा दिए थे, तो रवि ने 2 चक्कर लगाने के बाद उसने भी यहाँ से ही चलना प्रारंभ किया था, तो वो भी यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ। तो ये प्रारंभिक स्थान पर ही मिल गए आकर 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद, क्योंकि जब इसने 2 चक्कर लगा दिए, इसने 2 चक्कर यहाँ पर 24 मिनट में इसने लगा दिए, तो 18 मिनट में इसने सोनिया ने एक चक्कर लगा पाया, एक चक्कर ये भी यहाँ पर लगा पाया, वो 2 लगा चुका था। जब वो 2 लगा चुका था तो उसने 36 मिनट में 3 चक्कर लगा दिए और ये 36 मिनट में कितना 2 चक्कर लगा पाएगा, क्योंकि 18 दूनी कितने होते हैं 36। तो 36 मिनट में ये 2 चक्कर लगा पाएगा इसी स्थान पर, 36 मिनट में 2 चक्कर लगा देगा आकर, तो इस स्थान पे मिल जाएगा। और ये जो रवि है, रवि 3 चक्कर लगा देगा, 12 ये कितने होते हैं 36। तो 36 मिनट में ये लगा देगा 3 चक्कर और ये 2 चक्कर लगा देगा। तो न्यूनतम ये 36 मिनट पर ये दोनों इस स्थान पर मिल जाएंगे। कितनी 36 मिनट पर ये दोनों, ये लगा देगा 3 चक्कर, रवि लगा देगा कितना 3 चक्कर लगा देगा, और जो सोनिया है वो हमारी 2 चक्कर लगा पाएगी इसके। तो हम इसका न्यूनतम वो निकालेंगे, तो न्यूनतम के लिए हम एलसीएम निकाल देते हैं संख्याओं का। एलसीएम न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालेंगे। कौन कौन सी संख्या थी हमारी 18 थी, एक 18 मिनट और एक 12 मिनट। तो 18 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसे सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 9 बार, 2 ने 18 और 2 से 2 छक 12, फिर इसे 2 से काटते हैं तो 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 तिया 6 हो जाएंगे। फिर हम 3 से काटते हैं, 3 तर का 9 हो जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 एक बार, और 3 से फिर काटते हैं, 3 से 1, 1 से 1। अब इसका एलसीएम जो हमारा फाइनल आया एलसीएम वो निकलेगा 2 × 3 × 3। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 36 मिनट, यानी वे 36 मिनट बाद, आपको मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि 36 मिनट बाद वे इस स्थान पर दोबारा मिल जाएंगे, और एलसीएम निकाल के भी आपको बता दिया। तो यही हुआ आपका आंसर, 36 मिनट बाद वे दोनों सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर दोबारा से मिल जाएंगे।
तो आज की ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।